पार्ट 3। आइए हम अध्ययन करते हैं साइंस का क्लास 8 लेसन नंबर 2 पार्ट 3 पर्यावरण का शुद्धिकरण। पर्यावरण का शुद्धिकरण, जैसे मान लीजिए हमारे पर्यावरण में बहुत से सूक्ष्म जीव हैं, तो उपयोगी तो हैं, लेकिन कभी काल वो हमारे सहयोग के बिना नहीं कुछ काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गमला लीजिए और उस गमले में एक में अच्छी मिट्टी रखिए, एक में मिट्टी और प्लास्टिक के बेकार पदार्थ रख दीजिए, डब्बे हैं और सब हैं, तो देखिए इसमें पौधे लगाइए, कौन बढ़िया उगेगा पता चल जाता है। यानी कि कुछ ऐसे ही पदार्थ हैं जो वो अपघटित नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम उसका शुद्धिकरण करें। कौन सी चीज़ें कहाँ बेकार कर रही हैं, प्लास्टिक है वो निश्चित है भूमि में जाएंगी तो बेकार करेंगी, तो वो वहाँ से हटाएं, उसको वहाँ पर न रहने दें, उनका अलग व्यवस्था करें, तब जाकर हम जीवाणु जो होते हैं हम लोगों के लिए लाभकारी हो सकते हैं। अब ये है कि जैसे अब हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, तो हमारे लिए सभी जीव जो है लाभदायक नहीं होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव लाभदायक नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि जूते हैं चमड़े के, चाहे चमड़ी कोई वस्तु है, तो अगर उसको हम सुरक्षित न रखें तो उसमें फफूंद पड़ जाते हैं, बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। भोजन ही बनाए हैं तो भोजन देखते हैं कि कुछ समय बाद जो है बेकार होने लगता है, अगर उसको समुचित व्यवस्था न दी जाए तो भोजन जो है बासी हो जाता है, बेकार हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। ये किसके कारण होता है? तो सूक्ष्म जीवों के कारण। यही नहीं, हमारे सामानों के ही नहीं, हम लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं, जैसे हम लोगों में रोग फैला करके। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग के बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव तो पढ़ ही चुके हैं, और रोगकारक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा जाए। रोगकारक सूक्ष्म जीव, रोगकारक सूक्ष्म जीव। रोगकारक सूक्ष्म जीव क्या है? तो जिनसे रोग होता है उन्हें हम रोगकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो रोगकारक सूक्ष्म जीव में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संचरणीय होते हैं, जैसे वह डायरेक्टली हम लोगों के शरीर में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, उनके लिए कुछ संचरण का एक तरीका चाहिए। जैसे हम लोगों का भोजन हो सकता है, पेय पदार्थ हो सकता है, हवा द्वारा हो सकता है, वो हमारे शरीर में इन्हीं के द्वारा जो है प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम संचरणीय रोग कहते हैं। और जैसे इसका आप देख सकते हैं कैसे होता है, जैसे हैजा हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, क्षय रोग हुआ, ये सब संचरणीय रोग होते हैं। संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या है? ऐसे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो डायरेक्ट नहीं प्रवेश कर पाते हैं, किसी न किसी माध्यम से, हमारे भोजन के द्वारा, हमारे पेय पदार्थ के द्वारा, यानी संदूषित पानी पीने से या संदूषित हवा में रहने से ये रोग होते हैं। तो इसको हम संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे आपका संचरणीय रोगों में हैजा हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, हैजा हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, ये सभी रोग, चिकन पॉक्स हुआ, ये सभी रोग जो है संचरणीय रोग हैं। अब जैसे देख सकते हैं आपकी जब कोई छींकता है, आपके पास पड़ोस में है, आस पास में है, आप छींकता है, तो उसके अगर वो हवा में मिल गया और आपके संपर्क के करीब है, तो आप सांस लेंगे तो आपके अंदर चला गया, तो उसको सर्दी जुकाम हुआ है तो आपको भी हो जाएगा। तो ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। कुछ रोग होते हैं, जो कुछ जीव होते हैं जो इनका रोगवाहक काम करते हैं, उनको रोगवाहक भी बोलते हैं। रोगवाहक,
रोगवाहक। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रोग का वाहक का काम करते हैं, उन्हें रोगवाहक भी कहते हैं। जैसे आपकी मक्खी हुई, मक्खी डायरेक्ट कोई रोग नहीं पैदा करती है, लेकिन वह अपने साथ सूक्ष्म जीवाणुओं को, रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को लाती है, हमारे भोजन पर रख देगी, या जिसको हमारे शरीर में जाएंगे और रोग फैलाएंगे। तो ये रोगवाहक हो गए, जो डायरेक्ट रोग नहीं फैलाते हैं, लेकिन रोग बढ़ाने में वो जिम्मेदार होते हैं। उनके रोगाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनको हम रोगवाहक कहते हैं। तो इसीलिए बिना ढके हुए भोजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मक्खियाँ जो है दूर से कहीं आती हैं, बेकार पदार्थों पर से आएंगी, आपके भोजन पर जाएगी, अपने साथ जो है जीवाणुओं को लाएंगी, जिससे रोग होने का खतरा रहता है। इसी तरह मादा एनोफिलीज है, प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम। ये अगर काटते हैं तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया बुखार होता है, इन्हीं कारण होता है। अगर ये मच्छर से हम बचाव करें, ये मच्छर वो नहीं फैलाते हैं, अपने डायरेक्ट नहीं, इनके काट नहीं होता है। जब वो काटते हैं तो उनके जो काटने वाले जो दंश होते हैं, जो उनका सिरिंज है जिससे वो रक्त निकाल रहे हैं, उस पर वो लगा रहता है, और वो जो हमारे शरीर में इन्वॉल्व कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, और धीरे धीरे हमको टाइफाइड बुखार हो जाएगा। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्लाज्मोडियम एक प्रकार का जीवाणु होता है, जिनके कारण भी हमको मलेरिया बुखार होता है। तो इसलिए हम ऐसा काम करें कि ये मच्छर जो है रुके, इनके जो स्थान है वो जहाँ ये रह रहे हैं उसको ही हम नष्ट कर डालें कि इनकी संख्या बढ़े ही ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अंडे देते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा जो है पैदा होने का खतरा रहता है। अंडे ये अधिकतर जो रुके हुए पानी होते हैं उसी में ये देते हैं, जैसे कूलर का पानी हुआ, टायर का पानी हुआ, या कहीं गड्ढे गुड्ढे हैं आसपास में तो उसमें ये ज़्यादातर इसी में ये पनपते हैं। तो इनको नष्ट करने से ही हम लोग इससे फायदा हो सकता है हम लोगों को। तो ऐसे बहुत से मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे क्षय रोग है। क्षय रोग रोगकारक सूक्ष्म जीवाणु है, और संचरण का तरीका वायु होता है। फिर खसरा है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। क्षय रोग जीवाणु से होता है, चिकन पॉक्स, खसरा है, पोलियो है, ये सब वायरस की वजह से होते हैं, और सीधे ये वायु के ही द्वारा संपर्क में आते हैं, वायु के द्वारा। यानी अगर बचाव के उपाय क्या है, इसके बचाव के उपाय यही है कि रोगी अपने को पूरी तरह से जो अन्य व्यक्ति है जिनको रोग हुआ है, रोगी है, उसको स्वस्थ व्यक्तियों से अपने को अलग रखे। यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं, व्यक्तिगत उसकी वस्तुएं भी अलग रखें, नहीं तो जो संपर्क में आएगा उसको भी हो सकता है, होने का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर इसी तरह और भी मानव में होने वाले रोग जैसे हैजा है, टाइफाइड है, ये भी जीवाणुओं की वजह से होते हैं, लेकिन ये जल के द्वारा होते हैं। हैजा हुआ, संदूषित भोजन, संदूषित जल लेने से हो जाएगा। चाहे टाइफाइड हुआ, वो भी संदूषित जल लेने से हो जाएगा। तो जो व्यक्तिगत स्वच्छता है, अच्छी आदतों को अपनाया जाए तो यह रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए है, और ये वायरस की वजह से होता है। ये भी जल के ही द्वारा होता है, पेय पदार्थ के द्वारा होता है, और इसमें अधिकतर जो है हेपेटाइटिस ए में उबले हुए जल का ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि हैजा, टाइफाइड अगर ये भी होता है तो इसमें भी उबले हुए जल का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मलेरिया हुआ, ये प्रोटोजोआ मच्छर के काटने से होता है, और इसका जो है मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाले और भी बहुत से अगरबत्तियाँ हैं उनका उपयोग करें, जिससे हम लोग इससे सुरक्षा रख सकें। तो ये सब है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु।
अभी हमने मनुष्यों में पढ़ा कि मनुष्यों में रोग के कारक जीवाणु क्या होते हैं। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या होते हैं। पौधों में अनेक सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्यों और पौधों में रोग के कारक नहीं है, परंतु दूसरों जंतुओं में रोग के कारक होते हैं। तो उदाहरण के जैसे एंथ्रेक्स है, मनुष्य मवेशी में होने वाला एक भयानक रोग है जो जीवाणुओं के वजह से होता है। गाय के खुर है, मुंह पका जो रोग है, ये वायरस की ही वजह से होता है। तो ऐसे जंतुओं में रोग कारक ये मनुष्य में ही नहीं, जंतुओं में नहीं, अन्य जीवों में भी जो है, पौधों में भी ये वायरस हुए, जीवाणु हुआ और भी सूक्ष्म जीव हुए, फफूंद हुए, रोग के कारक होते हैं। जैसे अगर हम देखें सामान्य रोग पादप में ही देखा जाए तो पादप में जैसे नींबू कैकर है। नींबू कैकर एक रोग होता है जो सूक्ष्म जीव जीवाणु की वजह से होता है और वायु के ही द्वारा ये होता है। इस वायु के द्वारा एक स्थान से हवा बहेगी दूसरा स्थान तक ये फैल जाएंगे, तो ये संचरण में सहायता करते हैं। गेहूं की रस्ट हुई जिस पर धब्बे पड़ते हैं, तो वो भी जो है कवक के द्वारा होता है। और ये कवक जो है वायु द्वारा पहुंचते हैं, या कवक के जो बीज होंगे उनके द्वारा भी ये पहुंच सकते हैं। भिंडी की पित्त, ये भी वायरस जनित रोग है और यह कीटों के द्वारा ये फैलता है। देखे होंगे भिंडी के पत्ते पर पीले 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 चित्ते पड़ जाते हैं उनके, तो ये जो है भिंडी जो पीली पड़ जा रही है, ये कारण जो है वायरस की वजह से होता है। और कीट इसके लिए उत्तरदायी हैं। कीट के पैरों में चिपक कर फिर दूसरे पौधे पर उसके जाएंगे तो सभी भिंडी के पौधे हैं रोग कारक हो जाएंगे, रोगयुक्त हो जाएंगे। तो ये चीज होता है। और भी हैं आपके जैसे खाद्य विषाक्तन है। खाद्य विषाक्तन क्या है, फूड पॉइजनिंग क्या है। तो कभी काल हम लोग भोजन खाते हैं तो वो अपच हो जाता है, दस्त होने लगता है, उल्टी होने लगती है। तो इसके पीछे कारण यही है कि वह फूड पॉइजनिंग, भोजन ही विष बन जाए, यानी हम लोगों के लिए वो नुकसान करे, इसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। इसका कारण है कि जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा अगर हम रख रखाव न करें। खाद्य विषाक्तन क्या है। खाद्य विषाक्तन क्या है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है। तो फूड पॉइजनिंग, अगर हम सही ढंग से अपने भोजन को नहीं रखते हैं, वो संदूषित हो जाता है, तो जब उसको हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी वह विष पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं उन सूक्ष्म जीवों के कारण। तो ये सूक्ष्म जीव ही विष पदार्थ बना देते हैं, जो हमारा भोजन ही विष हो जाता है, हम लोगों के लिए नुकसान करता है। तो इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। और रोगी भी हो सकता है, या ये इतना खतरनाक है कि फूड पॉइजनिंग विष मर भी सकता है। तो इस तरह हम फूड पॉइजनिंग से बचने का प्रयास करें और अपने भोजन को सुरक्षित रखें। तो भोजन को सुरक्षित रखने के खाद्य पदार्थ के परिरक्षण क्या है। खाद्य पदार्थ परिरक्षण, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण क्या है। तो खाद्य पदार्थ का जैसे परिरक्षण, जैसे हम लोगों ने देखा बीजों के बारे में और रख रखाव के बारे में, उसी तरह हमारे खाद्य पदार्थ को भी रख रखाव के लिए
होना चाहिए। सही ढंग से अगर रखते हैं तो हम ज़्यादा दिनों तक और अच्छे ढंग और स्वाद के साथ खा सकते हैं। जैसे कि हम भोजन को ही देख लें, अचार को देख लें, दूध को देख लें, तो उनके क्या तरीके हैं। तो रासायनिक उपचार हैं कुछ ऐसे भी, जैसे रासायनिक उपचार के रूप में ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, तो नमक और तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य एक नमक स्वाद भी, तेल स्वाद भी देता है, उसके साथ साथ ये जो है सूक्ष्मजीवों को रोकने का भी काम करता है। तो इसका रासायनिक उपयोग के द्वारा जो है हम सूक्ष्मजीवों को रोक सकते हैं। इन्हें हम परिरक्षक भी बोलते हैं। तो रासायनिक उपाय परीक्षण का एक हो सकता है आपका तरीका, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय जैसे आपका नमक हो गया, नमक, तेल। ये नमक और तेल जो है मिलते हैं जिस खाद्य पदार्थ में, तो ये ज़्यादातर वृद्धि को रोकते हैं, फफूंद को और भी चीज़ों को रोकने के लिए। इसीलिए इन्हें हम परिरक्षक भी बोलते हैं। ये परिरक्षक भी बोले जाते हैं, परिरक्षक। ये परिरक्षक के भी नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करते हैं। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होने पाती है। और भी हैं, जैसे अम्ल का भी उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ बनाने में। तो अम्ल भी जो है सूक्ष्मजीवों को रोकता है। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाइसल्फाइट है, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट है। ये खाद्य पदार्थों के रूप में, ये जो है परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल होता है। सोडियम बाइसल्फाइट है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट है, उसका भी हम उपाय रासायनिक रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने के लिए। नमक द्वारा क्या होता है कि नमक द्वारा सामान्य उपयोग जैसे मांस है, मछली है, तो नमक द्वारा भी खाद्य पदार्थ का संचरण करते हैं। नमक द्वारा जैसे मछली है, या देखे होंगे आपके घरों में अचार है तो नमक उसमें डाले जाते हैं। नमक जो है फफूंद को रोकने में बहुत सहायता करता है। ये काफी लंबे समय तक जीवाणुओं से, फफूंद से उनकी वृद्धि को रोक देता है। और भी अचार आप लोगों ने देखा होगा, इमली का है, इमली है, आंवला है, परिरक्षण में भी नमक का उपयोग किया जाता है। चीनी द्वारा भी होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैम है, जेली है, चीनी द्वारा इसका परिरक्षण किया जाता है। तो चीनी भी सहायता करता है। चीनी द्वारा जो जैम है, जेली है और भी मुरब्बा है, तो इसका उपयोग जो है चीनी के द्वारा ही किया जाता है, जो फफूंद के और भी सूक्ष्मजीवों के रोकने में ये सहायता करता है। तेल सिरके के द्वारा भी परिरक्षण होता है। तेल एवं सिरके के द्वारा ये संदूषित अचार को संदूषित होने से बचाते हैं। फिर गर्म एवं ठंडा करना। चौथा आप दे सकते हैं तेल और सिरके द्वारा, तेल और एवं सिरके द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा। और भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका गर्म एवं ठंडा करना, गर्म एवं ठंडा करना। गर्म और ठंडा करके भी जो है आप परिरक्षण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध है, उसको गर्म करके एक टेम्परेचर तक और फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है, तो इससे भी हो जाएगा। गर्म करके ठंडा जैसे रेफ्रिजरेटर में है,
आप बहुत से भोजन को आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए तो वह जो है कम ताप होने पर सूक्ष्म वृद्धि को रोक देता है, अधिक ताप होने पर भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है गर्म करना ठंडा करना भी उसके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में रुकावट कर सकता है। क्योंकि आप पाशीकृत दूध देखे होंगे 70 डिग्री पर अगर 10 से 15 मिनट तक यदि हम उबाल देते हैं, 15 से 30 मान लीजिए 30 मिनट तक हम उबाल देते हैं तो वह हमारा दूध जो है एक तरह से पाशीकृत हो जाता है और ज़्यादा समय तक ये रह सकता है। इसकी खोज लुई पास्चर ने किया था। और भंडारण और पैकिंग आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, मेवा है, सब्जियां, वायुरोधी सील किया जाता है। बहुत से ऐसे देखे होंगे। भंडारण एवं पैकिंग ये भी एक तरीका है, छठवां लिख सकते हैं, भंडारण एवं पैकिंग। भंडारण एवं पैकिंग में आप देख सकते हैं बहुत से खाद्य पदार्थ होते हैं जो आपके आते हैं, जैसे कुरकुरे है और भी चीज़ें हैं, तो देखे होंगे कि जिस पैकेट में भरा जाता है उसमें वायुरोधी सील किया जाता है। उसमें हवा भर कुछ ऐसे गैसें भरी जाती हैं जो और उसमें हवा भी न जाने पाए, तो वह जो है कभी खराब नहीं होगा एक लिमिट तक। तो ऐसा पैकिंग भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कैसे अपने विषाक्त फूड पॉइजनिंग होने से अपने खाद्य पदार्थ का हम परिरक्षण कर सकते हैं। वो तरीकों के बारे में जो 6 तरीके आपने पढ़ा। अब हम अगले पार्ट में अगला अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में।